रीमा जायसवाल, एक बार इस कैमरामैन का नाम लिख देते हैं, रीमा जायसवाल ना। ये इम्पोर्टेंट कैमरामैन है क्योंकि ये काफ़ी कठिन परिस्थितियों में भी कैमरा थामे रहते हैं। ये हमारी सिस्टर है। जी हाँ, मैं मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, मकान नंबर 869, इलाहाबाद, यूपी, इंडिया, जो विश्व के साथ सामंजस्य में है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल में वो है फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, स्ट्रिंग इन स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल, जिसके 22 एपिसोड्स बन चुके हैं। और अपेंडिक्स में अगर आप कहिए तो ये अपेंडिक्स नंबर हो जाएगा 14। नवंबर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले ही कहा, क्योंकि श्रोडिंगर साहब ने नवंबर के महीने में ही अपनी इक्वेशन लिखना चालू की थी 1925 में। खैर चलिए, उनसे कुछ मैसेज हमको आ गया है, तो उस मैसेज को हम आगे 100 साल बाद कुछ इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं उनकी इस क्वांटम फिजिक्स को। तो दोस्तों, फिर से हम अपनी बहुचर्चित रस्सी पे पहुंच जाते हैं। और ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, खूटी, ये खूटी है। हमको दिखता कम है, जो ड्राइंग इधर उधर भाग सकती है। ये हमारी स्ट्रिंग है और ये क्या है, खूटियाँ। खूटियाँ यहाँ पर नोट्स की तरह काम कर रही हैं। और ये हम क्या है, स्ट्रिंग। हम इस स्ट्रिंग को और क्लोजली देखें तो ये वास्तव में क्या है, एक्चुअली में ये स्ट्रिंग अगर क्लोजली देखें तो स्ट्रिंग थोड़ा मोटी है। क्या है, ये स्ट्रिंग मोटी है। कहने का मतलब है ये स्ट्रिंग जो है ये वास्तव में थोड़ा मोटी है, इस तरह से दिख रही है स्ट्रिंग। और ये ज़्यादातर खाली भी है, क्योंकि एटम में ज़्यादातर मास न्यूक्लियाई पे ही केंद्रित होता है। तो हम इस छोटे छोटे मासेस को दिखा देते हैं और बाकी सारा स्पेस खाली है। बीच में आपको इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं एक्चुअली में ये क्या है, न्यूक्लियाई हैं। क्या है, न्यूक्लियाई हैं। ज़्यादातर मास यहाँ पे है, बाकी पूरा स्पेस खाली है। बीच में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन को हम शो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर अभी हम डिसाइड करेंगे। नेचर डिसाइड नहीं है, तो इसलिए हम अभी डॉट, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हल्की सी एनर्जी या डिस्टरबेंस देने पर ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है और स्टैंडिंग वेव बना लेती है। क्या बना लेती है, स्टैंडिंग वेव ना। ऑलरेडी ये आप देखिए, जो स्ट्रिंग ऑलरेडी है स्टैंडिंग वेव है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियाई भले हैं लेकिन कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रहे होंगे और बीच में कहीं ना कहीं इन न्यूक्लियाई के बीच में इनके न्यूक्लियस के वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं फील्ड भी वाइब्रेट कर रही होगी। तो ऑलरेडी स्ट्रिंग जो है वो स्टैंडिंग वेव है, ये बात भी आप समझिए। अब बस इस स्टैंडिंग वेव को दो नोड्स मिल जाते हैं, एग्जिस्टिंग स्टैंडिंग वेव को दो नोड्स मिल जाते हैं और एक तरह से ये हायर ऑर्डर की स्टैंडिंग वेव बना लेती है। तो रस्सियाँ जब वाइब्रेट करेंगी तो एक्चुअली में स्ट्रिंग हायर ऑर्डर की बेसिक स्टैंडिंग वेव से हायर ऑर्डर की स्टैंडिंग वेव बना लेंगी। और ये जो रस्सी है ये एक्चुअली में एक वाइब्रेशन, मैक्सिमम वाइब्रेशन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अच्छे आर्टिस्ट भले ही कहें लेकिन उतने हैं नहीं ना। और ये आपकी क्या रही भाई, मीन पोजीशन ना।
मीन पोजीशन से ये रस्सी मैक्सिमली, यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये वाई है, मैक्सिमम हो चुका है। अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होंगे, तो एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन क्या रहेगा, पोजीशन का रहेगा। खैर, इस फिगर के अनुसार ये पोर्शन मूव करेगा। एक्चुअली में ये स्पेस जो ज़्यादातर खाली है ये मूव करेगा। तो ज़्यादातर खाली स्पेस जब ये मूव करेगा तो इक्विवेलेंट डायग्राम जो होगा, कैमरामैन हमारा बड़ा मेहनत कर रहा है, उसका ख्याल रखिएगा भैया, उसके जो खुद के वीडियो हैं वो नहीं बन पा रहे हैं हमारे चक्कर में। खैर चलिए, तो एक्चुअली में ये स्पेस मूव कर रहा है। हम अच्छे से ड्रा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मीन पोजीशन से अब जो ये स्पेस यहाँ पे था, इस मीन पोजीशन पे ये स्पेस यहाँ आ गया है ना। तो जाहिर सी बात है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी इस डिस्टर्बेंस में हमने दी थी वो एक्चुअली में मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग का रहेगा तो वो पूरी की पूरी एक्स्ट्रा एनर्जी एक्चुअली में फील्ड में, मतलब खाली स्थान में जो फील्ड है उसमें तब्दील हो जाएगी। फील्ड में, फील्ड को वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो न्यूक्लियाई के बीच में ये फील्ड है और ये फील्ड स्टैंडिंग वेव बना रही है ना। कुछ ऐसा कि मान लीजिए न्यूक्लियाई के राउंड इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में है। तो इसी को हम वास्तव में वेक्टर ई को हम हमारे हिसाब से श्रोडिंगर इक्वेशन में ये साई है ना। और जितना ज़्यादा वाई रहेगा उतनी ज़्यादा फील्ड रहेगी, और वाई का, और ये वाई जैसे कम होगा फील्ड कम हो जाएगी। तो एक्चुअली में फील्ड का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्चुअली में जितनी जल्दी फील्ड किसी पॉइंट पे चेंज होगी वाई के साथ उतनी ज़्यादा वेव में एनर्जी रहेगी। तो इसीलिए जो फील्ड है, या एक्चुअली में फील्ड वाई की तरह है, तो ये साई वेव फंक्शन का डेरिवेटिव एक्चुअली में मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, इस मतलब मल्टीप्लाइड बाई कम कांस्टेंट, ये एक्चुअली में क्या देना चाहिए, फील्ड की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई साई। इसी तरह से आप देखिए रस्सी का शेप इम्पोर्टेंट है। अभी रस्सी मैक्सिमम कर्वेचर पे है, स्पेस जो यहाँ ऐसे था सीधा, ये मैक्सिमम कर्वेचर पा लिया है, और ये मैक्सिमम कर्वेचर से सारी एनर्जी इसी कर्वेचर में है, इसी कर्वेचर में है। लेकिन ये कर्वेचर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई का डिफ्रेंसिएशन, वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन वाई स्वयं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में ये डी वेक्टर ई बाई डी एक्स, या ये है कहें आप, जो कर्वेचर है वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअली में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी डेवर बाई डेवर एक्स साई ना, मल्टीप्लाइड बाई अगर सम कांस्टेंट्स, मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट्स। ये एक्चुअली में जितना ज़्यादा कर्वेचर रहेगा, पूरी एनर्जी, देखिए कर्वेचर मैक्सिमम हो गया, सारी एनर्जी फील्ड में है, लेकिन यही फील्ड इन पार्टिकल्स पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। तो एक्चुअली में ये जो चीज़ होगी, ये इक्विवेलेंट बराबर, ये आपको मोमेंटम देगा मल्टीप्लाइड बाई वेव फंक्शन साई। तो इस तरह से श्रोडिंगर साहब ने एक्चुअली में ये जो पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट जो वास्तव में एनर्जी दे रहा है, एक्चुअली में इसको कहा एनर्जी ऑपरेटर, मल्टीप्लाइड बाई साई जो फील्ड है, मतलब फील्ड पर एनर्जी ऑपरेटर लगाया तो सिस्टम की एनर्जी आइगन वैल्यू मिली। क्या मिली, आइगन वैल्यू, सिस्टम की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई वही फंक्शन फिर से एक्चुअली में आ गया। इसी तरह से मोमेंटम के लिए मोमेंटम का ऑपरेटर साई बराबर मोमेंटम और ये साई। एनर्जी ऑपरेटर प्रोपोर्शनल किसके है, डेवर बाई डेवर, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेशन ये डेवर बाई डेवर एक्स के। तो इस तरह से चीज़ें हुई।
लेकिन हमने कहा ना कि स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से एक्चुअली में स्ट्रिंग की बॉडी में क्या आ रहा है, फील्ड का जन्म हो रहा है, फील्ड का जन्म हो रहा है ना। और स्ट्रिंग स्वयं क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल सिस्टम है। तो इसी तरह से न्यूक्लियस के अराउंड अगर कोई इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रिंग है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रिंग है, इस तरह की स्ट्रिंग है, इलेक्ट्रॉन मल्टीपल पार्टिकल से बना हुआ है, स्वयं एक ये इलेक्ट्रॉन है और ये स्वयं इनिशियली क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्ट्रिंग है। इसके डिफॉर्मेशन से, मतलब इसके डिफॉर्मेशन, जैसे वहाँ स्ट्रिंग को डिफॉर्म किया इस सिंगल नोट के अराउंड, उसने वाइब्रेशन किया, तो एक्चुअली में इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से एक्चुअली में हमको ऑर्बिटल मिल सकता है। ये एक्चुअली में सिस्टम आपको और स्प्रेड हुआ दिख सकता है ना। अब आप स्ट्रिंग को देखिए, ये एरिया क्या है, ऑर्बिटल। इसी तरह से आप इस स्ट्रिंग को देखेंगे तो जब तक आप इसके मूवमेंट को ट्रेस कर पा रहे होंगे, तो ये जो स्पेस है ये नीचे आएगा, फिर इस बीच में आएगा, फिर और नीचे जाएगा ना। लेकिन जब बहुत तेज़ी से ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, आप सुनते जाइए अब, तो होगा क्या कि पूरा का पूरा स्पेस में कहीं ना कहीं ये खाली स्पेस और इसके न्यूक्लियाई फैले होंगे। तो अगर बहुत तेज़ी से स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो आप ये समझ लीजिए कि होगा क्या, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने पर, जगह यहाँ दिखा देते हैं, बहुत तेज़ी से अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है ना, तो ये पूरा का पूरा एरिया ब्लर दिखेगा। क्या दिखेगा, और स्ट्रिंग के न्यूक्लियाई कहीं ना कहीं अगर उस पर फोकस करेंगे तो हर जगह फैले होंगे, और ये हर न्यूक्लियाई वाइब्रेट करता हुआ तो मीन पोजीशन के अभी स्ट्रिंग जब आप देख रहे हैं, इसको मूवमेंट को आप देख पा रहे हैं, तो मीन पोजीशन से इतना दूर जा रहे हैं पार्टिकल। लेकिन जब बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होगा तो एक्चुअली में स्ट्रिंग हर जगह फैली दिखेगी, और हर एक पॉइंट पर क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग का स्प्रेड पार्ट या न्यूक्लियाई कई हिस्सों में टूटा रहेगा, और वास्तव में वो उसी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा होगा। तो तेज़ी से वाइब्रेटिंग करती हुई स्ट्रिंग इस तरह से दिखेगी ना। लेकिन ये रियलिटी भी हो सकती है, क्या हो सकती है, रियलिटी भी हो सकती है, क्योंकि जो स्ट्रिंग आप देखते हैं वास्तव में, क्या पता ये स्ट्रिंग जो अभी आप दिख रही है सीधी सीधी ना, यहाँ सीधी सीधी, ये एक प्रकार का क्या है, ये डिस्टरबेंस आप देख रहे हैं। अभी तक तो स्ट्रिंग से हम वेव बना रहे थे, लेकिन ये स्ट्रिंग हो चाहे स्ट्रिंग इस पोजीशन में हो, ये सब एक्चुअली में क्या है, इस सिस्टम को जब आप पकड़ने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट से, जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक पार्टिकल दिखता है, पूरा एक पार्टिकल, लेकिन वो पार्टिकल ऑलरेडी, मैंने बताया ना कि वो पार्टिकल ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रिंग है, खुद एक स्टैंडिंग वेव है। तो भले ही इलेक्ट्रॉन पूरा मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वयं एक इनिशियल स्टैंडिंग वेव के रूप में है, इनिशियल स्टैंडिंग वेव के रूप में, या एक इलेक्ट्रॉन इनिशियली भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन स्ट्रिंग के रूप में है ना। इसी तरह से एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो डिस्टरबेंस मिलता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में स्प्रेड होता है। तो इसी तरह से कोई भी स्ट्रिंग जो आप मिल रही है डिस्टरबेंस है, एक्चुअली में डिस्टरबेंस से आप इसको पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, डिस्टरबेंस से स्प्रेड करने की कोशिश, लेकिन एक्चुअली में स्प्रेड का कंडेंसेशन स्ट्रिंग है। तो मे भी रियलिटी यही हो, और स्ट्रिंग के ज़्यादातर पार्टिकल स्पेस में क्या बोलते हैं, फैले हैं, और वो उन्हीं मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको ऐसे भी ना समझ में आए तो कभी कभी इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने पे जो सिंगल स्ट्रिंग आपको मिलेगी, कभी कभी यही जो बाहर से दिखने इस तरह का ही सिस्टम आपको रियलिटी में यही चीज़ आप डबल स्ट्रिंग से भी तो पा सकते हो ना, समझ रहे हो कि नहीं, आप डबल स्ट्रिंग से भी पा सकते हो।
और इनको जब करीब से देखोगे तो 2 खाली स्पेस, मतलब अब स्ट्रिंग के पार्टिकल ज़्यादा है। इसी तरह से आप कई सारी स्ट्रिंग, पैरेलल स्ट्रिंग के साथ इस सिस्टम को पा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का स्पेस में ना, इन 2 नोड्स के मध्य, इसको आप कुछ इस तरह से देख सकते हो कि एक सिंगल नोड के पॉइंट पर, एक सिंगल नोड पे इलेक्ट्रॉन का जो एक तरह से एक स्ट्रिंग थी सर्कुलर, क्या थी, स्फेरिकल स्ट्रिंग थी, एक्चुअली में ये और स्प्रेड हो गया, ये सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही कुछ वाइब्रेट करने लगे और एक्चुअली में आप ऑर्बिटल एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स के अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेशन से आप एक्चुअली में एटम पाते हो ना। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन मैं फिर से सिस्टम में आना चाहता हूँ, आप इस मॉडल को और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये स्ट्रिंग जो दिखी है आपको, ये न्यूक्लियाई बीच में है और इसके भी ये एक्चुअली में जब ये सिस्टम इस तरह से चेंज होता है तो ये आप कॉपी के फ्रेम से देख रहे हो कि नोड्स जो हैं, नोड्स वाले पॉइंट, ये कभी भी मूव नहीं करते हैं या कभी भी यहाँ पे स्पेस डिफॉर्म नहीं करता है, यहाँ पे फील्ड हमेशा 0 रहती है। लेकिन स्ट्रिंग ऊपर जा रही है या स्पेस एक जो है कर्वेचर ले रहा है। लेकिन जब आप इसके फ्रेम से देखेंगे, रिलेटिव टू दिस फ्रेम, रिलेटिव टू स्ट्रिंग फ्रेम, आप स्ट्रिंग की फ्रेम से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये नोड्स जो हैं कहीं ना कहीं, जब ये रस्सी वापस आएगी तो ये नोड्स आपको कुछ मूव कर रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और इसी के साथ जो स्पेस है वो कम होता प्रतीत होगा। रियलिटी में क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट मॉडल में यहाँ पर आप इस तरह से इसका स्ट्रिंग का इक्विवेलेंट मॉडल आप ले सकते हैं अपने ही फ्रेम में कि मान लीजिए ये 2 नोड्स हैं और ये 2 नोड्स में इनके बीच में ये स्पेस है ना। आप क्या करिए कि ये जो नोड्स फिक्स कर रखे हैं इनको भी वाइब्रेट करिए, इनको भी वाइब्रेट करिए ना, ताकि वाइब्रेशन से क्या बोलते हैं, कर्वेचर आए, ये स्पेस कर्व हो थोड़ा सा, मतलब, और ये वॉल्यूम कम हो या ये दोनों पॉइंट पार्ट्स भी कम दिखे थोड़ा, तो इस तरह से भी थोड़ा वाइब्रेशन आप दे सकते हैं। एक्चुअली में इसको 3D में सोचने की कोशिश करिए और सिंपल सिस्टम बनाने में आप करिए, एक नोड को क्या कर लीजिए, हैवी कर लीजिए। क्या कर लीजिए, हैवी कर लीजिए। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस बना रहा है, ये फिक्स है, और दूसरा वाला जो नोड है वो एक्चुअली में इसको क्या कर लीजिए, आप थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, ये वाइब्रेट कर रहा है। ये जो वाइब्रेट कर रहा है ये कोई और नहीं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है। और इस पूरे स्पेस में जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई था जितने भी हमारे स्ट्रिंग में, उनको आप यहाँ पे भर दीजिए, प्रोटॉन बना देगा। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ इकट्ठा करके आपका ये आउटर नोड इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बनाएगा और बाकी क्लाउड यहाँ पे बीच में भरा है। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन का ये पार्टिकल ज़रूरत से ज़्यादा पास आने करे तो ये जो पास आने की कोशिश करेगा, तो एक्चुअली में ये जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इनको रिपेल करेगा ना। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन जो है छोटे पार्टिकल और उसके क्लाउड में एक लीनियर स्ट्रिंग की तरह आपको दिखेगा। लीनियर स्ट्रिंग, ये लीनियर भले ही दिख रहा है लेकिन ये 3D में है। पूरा का इलेक्ट्रॉन पूरे स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन इसी तरह के और स्ट्रिंग बना ले। क्या बना ले, और स्ट्रिंग इसी तरह की बना ले। कई मेजर जो पार्टिकल हैं इनको मेजर नोड्स कहिए और बीच में क्लाउड्स फॉर्म में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक तरह से कई स्ट्रिंग्स के कम्बिनेशंस में और वो 3D में आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। आप कुछ ना करिए, आप मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रॉन यही है और इसी को आप जल्दी जल्दी रोटेट कर रहे हो।
किसी को जल्दी जल्दी रोटेट कर रहे हो तो इक्विवेलेंट सिस्टम पा सकते हो इसी एक सिंगल स्ट्रिंग को। लेकिन आप इसी फिगर को थोड़ा सा और देखिए कि ये न्यूक्लियाई बस रीमा ख़त्म होने वाला है, ये प्रोटॉन है और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो छोटे छोटे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, एक बड़ा पार्टिकल और बाकी छोटे छोटे पार्टिकल्स ना, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है ये मेजर पार्टिकल और ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में इस सिस्टम को देखिए आप, ये सारी चीज़ें एक्चुअली में किससे बन रही है, फोटॉन से बनती हैं। किससे, फोटॉन। और चूँकि बीच में हमने बताया ना कि फील्ड चेंज कर रही है, साई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर जो है E+B, क्योंकि फील्ड E वेरी करेगी तो B भी आएगा। ये एक्चुअली में बीच में क्या रीजन में क्या है, स्टैंडिंग फोटॉन है। क्या है, स्टैंडिंग फोटॉन है, स्टैंडिंग फोटॉन है ना। और स्टैंडिंग फोटॉन में फील्ड ऊपर नीचे बदलेगी तो ये पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेंगे और इसी के साथ से ये जो न्यूक्लियस तो चलिए बहुत कम वाइब्रेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का ये वाला आउटर सबसे बड़ा पार्टिकल भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो एक तरह से इनके बीच स्टैंडिंग फोटॉन है। वास्तव में सब कुछ आइंस्टीन की इक्वेशन क्या कहती है, E=mc² की एनर्जी और मास इक्विवेलेंट है। तो ये सारा सिस्टम एक्चुअली में फोटॉन से बना, कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पूरा सिस्टम एक्चुअली में स्टैंडिंग फोटॉन से बना है। स्टैंडिंग फोटॉन क्या होता है, स्टैंडिंग फोटॉन वो होता है जहाँ फोटॉन की एनर्जी किसी रीजन में फिक्स होती है। इस रीजन में ना, इस रीजन में एक्चुअली में फोटॉन की एनर्जी फिक्स है, सब जगह ऊपर फील्ड जा रही है, कुछ समय बाद नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो भी कहिए ना स्टैंडिंग फोटॉन। तो एक्चुअली में आप स्टैंडिंग फोटॉन को देखिए जो किसी रीजन में फिक्स है। पहले तो फोटॉन को आप स्टैंडिंग फोटॉन अगर इन दो पॉइंटों के बीच में फिक्स है, इन दोनों के अराउंड रीजन में फिक्स है, मतलब फील्ड के रूप में, तो एक्चुअली में फील्ड इस रीजन में एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी और एक साथ आपको एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा और उसके बाद ये एम्पलीट्यूड नीचे जाएगा ना। लेकिन आप इस स्टैंडिंग फोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड है तो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट चार्ज है, तो आप इस तरह से इसको स्टैंडिंग फोटॉन को जो इन दोनों रीजन में है, जैसे पिछले एपिसोड में बताया कि दो कई तरह के अल्टरनेटिव मासलेस चार्जेस के ग्रुप्स में ये स्टैंडिंग फोटॉन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। समझने की कोशिश करिए, या अच्छे से फिगर बना लें और थोड़ा अच्छा लगेगा। हमको दिखता कहाँ है तो हम कायदे से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ये इस तरह से सही है। अरे रीमा, समझने वालों को कोई दिक्कत ना हो ना। तो ये एक्चुअली में स्टैंडिंग फोटॉन है। ये मान लीजिए ये प्लस चार्जेस से भरा हुआ है, ये ऊपर की ओर वाइब्रेट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्जेस से ये नीचे की ओर। अब रीमा को भी देखिए, आर्ट की स्टूडेंट है लेकिन उसको समझ में आ रहा है, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर ना। एक तरह से ये क्या है, स्टैंडिंग फोटॉन ना। अब आप क्या करिए कि एक फोटॉन जो ऐसे था, इसी के सामने एक और दूसरा फोटॉन, एक फोटॉन है इस तरह का ना, तो आप एक दूसरा फोटॉन भी ले आइए। ये एक स्ट्रिंग है फोटॉन की, एक स्टैंडिंग फोटॉन, दिस इज वन स्टैंडिंग फोटॉन। अब आप दूसरे फोटॉन को ले आइए, दूसरा स्टैंडिंग फोटॉन, ये इधर से, और इनको आप कोलाइड कराइए। ये सेकंड स्टैंडिंग फोटॉन, ये क्या है, सेकंड स्टैंडिंग फोटॉन ना। और पॉजिटिव सिरे को एक साथ मिलाइए, तो पॉजिटिव सिरे जब पास आएंगे तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी एक्चुअली में इसी से फ्लो होके यहाँ पे जाएगी।
और एक तरफ इधर फ्लो होगी, एक तरफ नेगेटिव एंड पे भी फ्लो होगी। इसी तरह से यहाँ पर एनर्जी क्या बोलते हैं, एक तरफ यहाँ फ्लो होगी इधर तरफ, तो एक तरफ क्या बोलते हैं आउटर एंड की तरफ भी एनर्जी फ्लो होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, ये स्टैंडिंग फोटॉन के दोनों पॉजिटिव ओवरलैप, तो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, और वही एनर्जी एक्चुअली में न्यूक्लियस के रीजन में एक्चुअली में क्वार्क या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स का जन्म देगी। क्या है, प्रोटॉन्स का जन्म देगी। और बाकी जो आउटर रीजन में एनर्जी गई है वो इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टैंडिंग फोटॉन है उसकी लाइन दिखा रहे हैं, ये जो बाहर नेगेटिव वाला पार्ट है, जो अंतिम का नेगेटिव पार्ट है, वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और बीच में सारे जो चार्जेस के ग्रुप हैं इनका बल्ज कम हो जाएगा, ना। तो एक तरह से ये जो बल्ज बड़ा होगा एक्चुअली में, जब ये फिर से अपने लेवल पे आएगा तो एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का जन्म होगा, ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल का जन्म है, यहाँ पे प्रोटॉन का जन्म है, और बाकी क्या है एक्चुअली में ये नेगेटिव चार्जेस से है, ये पॉजिटिव चार्जेस से है, लेकिन ये केवल अभी ये फील्ड में, ये अभी पूरा सिस्टम फील्ड में ही है। क्या है, पूरा सिस्टम अभी, बाकी सिस्टम फील्ड में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पार्टिकल भी आ गया, थोड़ी फील्ड है, यहाँ पे पार्टिकल भी आ गया और बाकी फील्ड है। यहाँ पर पूरा सिस्टम फील्ड के रूप में है। क्या है, फील्ड। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव वाले चार्ज जो एनर्जी फ्लो हुई है, पॉजिटिव वाला तो इधर फ्लो हो गया ना, एनर्जी एक तरफ इधर फ्लो हुई, लेकिन कुछ जगह नेगेटिव जगह पर कुछ एनर्जी यहाँ पे भी कंडेंसेट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पार्टिकल के रूप में दिख जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे बीच में पार्टिकल्स के रूप में दिख जाएंगे, इसी तरह यहाँ पे बीच में पार्टिकल्स रूप दिख जाएंगे, और ये एनर्जी कुछ पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल में बदल जाएगी। तो एक्चुअली में और बाकी जहाँ पॉजिटिव फील्ड है वो वही रहेगी, और पूरे रीजन को आप जब देखेंगे तो फिर से वही रीजन मिल जाएगा आपको कि यहाँ जहाँ पार्टिकल सबसे ज़्यादा हैं, पॉजिटिव पार्टिकल, ये एक्चुअली में न्यूक्लियस मिलेगा, और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच में आपको एक फील्ड है स्टैंडिंग फोटॉन के करस्पॉन्डिंग, फिंगर हटाओ। हाँ, स्टैंडिंग फोटॉन के, ये एक्चुअली में न्यूक्लियस मिलेगा जिसमें प्रोटॉन है, आपको इसके अंदर फील्ड भी होगी, और इसके बीच के रीजन में, आउटर रीजन में आपको एक बड़ा पार्टिकल मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बल्ज यहीं आप आया है स्टैंडिंग फोटॉन का। बीच में कई जगह पे आपको छोटे छोटे क्लाउड के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन इस पूरे रीजन में अभी भी क्या है, स्टैंडिंग फोटॉन के करस्पॉन्डिंग फील्ड है। मतलब यहाँ बाकी फोटॉन की एनर्जी स्टैंडिंग वेव की तरह है, रेस्ट फोटॉन की एनर्जी जो है वो स्टैंडिंग फील्ड या फोटॉन की तरह है। तो पूरा सिस्टम देखिए, एक तरह से जो इधर डेवलप हुआ वही सिस्टम इधर भी डेवलप होगा, और ये जो मेजर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ये मेजर नोड है, बीच में क्लाउड्स माइनर नोड है, उनके बीच में क्या है, स्टैंडिंग फोटॉन्स हैं, ना, स्टैंडिंग फोटॉन्स हैं। तो एक तरह से किसी भी एक पोर्शन को देखेंगे आप, न्यूक्लियस और उसके दौरान एक मेजर नोड को, इलेक्ट्रॉन को, तो एक्चुअली में ये पूरा सिस्टम आपको क्या दिखेगा, और न्यूक्लियस को पार्टिकल ही मान लीजिए, तो पूरा सिस्टम आपको क्या दिखेगा, क्योंकि ज़्यादातर रीजन में आपको फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, स्ट्रिंग दिखेगी, और इसी को 3D में आप रेप्लिकेट करिए तो आप एक तरह से पूरा का पूरा एटम फोटॉन से ही पा सकते हैं। यही हमारी फोटॉन इलेक्ट्रॉन स्ट्रिंग है। एक्चुअली में हम जो स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल है, अब हम पूरा उसको इसी तरह एक बार में आपको बता दें कि एक्चुअली में वो है क्या। वो स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स जो मॉडल है वो ये है
कि मान लीजिए ये न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई के अंदर इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक है, क्लाउड के रूप में, जैसे श्रोडिंगर साहब ने समझा था। और वास्तव में कुछ बड़े पार्टिकल्स भी हैं जो मेजर नोड की तरह काम कर रहे हैं, और ये जो नोड्स हैं ये फोटॉन की ही फील्ड में वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन को क्या कहेंगे हम? मूविंग नोड्स। मूविंग नोड्स ना, कहने का मतलब है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये जो बीच में, ये भी, और इनके मध्य क्या है? स्टैंडिंग वेव। वो किसी और की नहीं, फोटॉन्स की है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद मान लीजिए एक ही सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो इनके मध्य क्या है? एक पार्टिकल का एक टुकड़ा इलेक्ट्रॉन है। बीच में क्लाउड को भी थोड़ी समय के लिए भूल जाइए, या कुछ क्लाउड रख भी लीजिए। तो इनके मध्य एक्चुअली में स्टैंडिंग फोटॉन है। क्या है? स्टैंडिंग फोटॉन। मतलब फील्ड जो है वो इस पूरे रीजन में वेरी करती है एक साथ। अगर इलेक्ट्रिक वेरी कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर बी वेक्टर वेरी करेगा हर एक पॉइंट पे। एक्चुअली में इन दोनों का कम्बिनेशन साई वेरी करेगा। तो ये स्टैंडिंग वेव है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स के मध्य। अब देखिए, तो एक्चुअली में फोटॉन के या स्टैंडिंग वेव से ही पार्टिकल्स का जन्म है। इसी स्टैंडिंग फोटॉन से हमने बताया ना कि पार्टिकल्स का भी जन्म है। और यही जब स्टैंडिंग फोटॉन्स की जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, पहले तो कम हुआ परमानेंटली तो मास में तब्दील हो गया, लेकिन जब मास एक तरह से फिक्स हो गया तो उसके बाद जब एम्पलीट्यूड नॉर्मली कम होगा स्टैंडिंग फोटॉन का, तो वो इनको वाइब्रेशन देंगे। और इनके वाइब्रेशन से क्या होगा कि ये जो दो हाफ वेव है, एक हाफ वेव इधर जाएगी, हाफ वेव, एक हाफ वेव इधर जाएगी। तो एक्चुअली में ये जब हाफ वेव इधर जाएगी तो वाइब्रेशंस जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, इसका वाइब्रेशन इस हाफ वेव को इस पॉइंट पर क्या करेगा? ख़त्म करेगा। स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? स्टैंडिंग वेव में हमेशा आप देखोगे कि इस वाले पॉइंट पर फील्ड जीरो है। वो क्यों जीरो है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करते हैं। तो जो भी वेव यहाँ पे पहुँच रही है हाफ वेव, तो उसकी बढ़ती हुई फील्ड जैसे पहुँचेगी तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन इस फील्ड को एक्चुअली में जीरो कर देगा। इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन ना। अच्छा, यहाँ पे तो जो फील्ड हाफ वेव है इसको जीरो करता जा रहा है, परंतु इस क्रम में यही वाइब्रेशन बाकी के रीजन में जब ये पूरी हाफ वेव ऊपर से कट जाएगी तो इसी इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से आपको कुछ समय बाद न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच नीचे की तरफ आपको वाइब्रेशन मिलेगा। मतलब फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा ना। यही है हमारा स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल। नहीं समझ में आ रहा? फिर से एक बार अंतिम में रिमा, बस 2 मिनट। ये रहा न्यूक्लियाई। तो मान लीजिए एक सिंगल पार्टिकल को देखिए जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ना। अब स्टैंडिंग वेव से ये दोनों पार्टिकल का जन्म हो चुका है। न्यूक्लियस काफ़ी भारी है और इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल है, जो और भी जगह है, लेकिन हम केवल एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल को देखते हैं। ठीक है। अब इनके मध्य स्टैंडिंग वेव है। क्या है? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर फील्ड जो है, इस पॉइंट पर फील्ड है, सबसे मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे कम है ना। लेकिन ये स्टैंडिंग वेव एक्चुअली में होती क्या है? ये 2 हाफ वेव से बनी होती है, 2 हाफ वेव से। तो ये जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो एक्चुअली में दोनों हाफ वेव जो रहेंगे, दोनों हाफ वेव ना, ये इधर की तरफ भागेंगे अपना एम्पलीट्यूड लेकर नोड की तरफ। लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जब नोड की तरफ भागेगा तो ये फील्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का, भाई इलेक्ट्रॉन इसी फील्ड से बना है और इसी फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट भी कर रहा है। तो ये भले ही जब ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे पार्टिकल के जस्ट बाहर जीरो
जैसे ही ये हाफ वेव पहुँचेगी इधर की ओर तो इसका वाइब्रेशन, पार्टिकल का वाइब्रेशन, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये जो जस्ट बाहर जो फील्ड देगा एक्चुअली में वो इसको निगेट करता जाएगा, हमेशा नोड के बाहर अपने पार्टिकल के जस्ट सरफेस पे फील्ड को जीरो रखेगा इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन, ठीक है। लेकिन ये जैसे जैसे फील्ड ये हाफ वेव बढ़ेगी तो यहाँ फील्ड बढ़ती जाएगी तो वाइब्रेशन इसको जीरो तो रख देगा, मतलब ऊपर की फील्ड एक समय बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर फिर नई फील्ड बनाना चालू करेगा। इसी को हम कहते हैं क्या, फील्ड जो होती है कुछ समय के लिए फील्ड ऊपर होती है एक साथ और कुछ समय के बाद फील्ड नीचे हो जाती है। और यहाँ पर न्यूक्लियस तो ज़्यादा नहीं है, भारी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने नेगेटिव चार्ज के साथ वाइब्रेट कर रहा है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के रूप में नहीं, केवल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के रूप में, और ये एक तरह से एक न्यूक्लियस के अराउंड, ये देखिए एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चारों तरफ पार्टिकल्स के रूप में है और उन पार्टिकल्स के मध्य क्या है, स्टैंडिंग, एक तरह से स्टैंडिंग वेव है ना। और यही स्टैंडिंग वेव से ही पार्टिकल का जन्म है। और ये नोड्स जो हैं ये नोड्स का काम करेंगे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ये वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, तो नोड्स वाइब्रेट करते हैं और इन नोड्स के मध्य क्या है, फील्ड है। न्यूक्लियस जो है वो मेजर नोड है जो बिल्कुल नहीं मूव करता, बाकी नोड्स वाइब्रेट कर रहे हैं और फील्ड की एनर्जी से ही पार्टिकल का जन्म है। फील्ड की एनर्जी से पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और इनके वाइब्रेशन के कारण ही ये जो ऊपर की ओर फील्ड रहती है वो नीचे की ओर रिफ्लेक्ट भी हो जाती है ना। और यही नहीं, मास एनर्जी कन्वर्जन नोड्स, चूँकि फोटॉन से ही पार्टिकल बन रहे हैं तो मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है स्टैंडिंग वेव की, और इसी दौरान और स्टैंडिंग वेव से पार्टिकल कुछ वेट भी गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नोड्स हैं वो एक्चुअली में वो वाइब्रेट भी करते हैं। आप कह सकते हैं कि मास एनर्जी कन्वर्जन से ही ये नोड्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा है और इसी फील्ड में ही ये वाइब्रेट करते हैं और वापस एनर्जी कभी कभी इन वाइब्रेटिंग नोड से फील्ड में आ सकती है, नोड से यहाँ आ सकती है, या नोड्स कभी कभी जो हैं थोड़ा सा खुल भी सकते हैं। एक तरफ की हाफ वेव दूसरे, मान लीजिए एक पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का आगे है तो एक हाफ वेव आगे भी पास कर सकती है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल की तरह काम करता है। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक बार जहाँ पे भी छोटे छोटे नोड्स बन गए इलेक्ट्रॉन के वो वहीं बन जाते हैं, वहीं पर वो ऑसिलेट करते हैं और उनके मध्य ही स्टैंडिंग वेव रहती है। और इस पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे, मूविंग नोड्स या वाइब्रेटिंग नोड्स स्टैंडिंग वेव मॉडल को ऑर्बिटल कहेंगे। और न्यूक्लियस के साथ हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। और पूरा सिस्टम क्या है, ज़्यादातर एरिया में क्या है, इलेक्ट्रॉन फोटॉन स्ट्रिंग है। वीडियो ख़त्म करते हैं, लंबा हो रहा है। कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद। इनको एक्चुअली में बोन टीवी की समस्या है ना, यूबी यादव सर का इलाज चल रहा है लेकिन उसके बावजूद ये मेहनत करती है, इसका भी पाप मुझे लगता है। चलिए लेकिन हम करेंगे, रखते हैं। थैंक यू सर।